स्कॉलर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। एंशिएंट हिस्ट्री की बातों और वैदिक सभ्यता से प्रश्न न पूछे जाए ऐसा कम ही देखने को मिला है। यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आरओ, एआरओ, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर इतिहास आपके सिलेबस का हिस्सा है तो वैदिक सभ्यता से प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, कॉपी किताब लेकर के बैठिएगा ताकि अपने पापा मम्मी के सपनों के साथ साथ अपने हिस्से के भी लक्ष्य को आप पूरा कर सकें। आज हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वेदों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये सामान्य बात है। आज हम आपको पूरा बताएंगे कि वैदिक सभ्यता का निर्माण करने वाले कौन लोग थे, किस तरह से इस सभ्यता का निर्माण हुआ, कैसे विकास हुआ और ये प्रसार कैसे हुआ, कौन लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया था। तो वैदिक सभ्यता का सबसे पहले हम कालखंड अगर देख लेते हैं तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो सभ्यता उभर के आती है वो आपकी वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का कालखंड आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा 600 ईसा पूर्व है। क्या बताया मैंने आपको? जो कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व आपका वैदिक सभ्यता का काल है, ठीक है। सबसे पहले कालखंड की बात कर रहे हैं तो इसको हमने इसकी सभ्यता को दो भागों में बांटा है। इसके काल को पहला है ऋग्वैदिक काल। कौन सा है? ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल। और दूसरा भाग है इसका उत्तर वैदिक काल। कौन सा है? उत्तर वैदिक काल, इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, जो ऋग्वैदिक काल है ये आपका 1500 ईसा पूर्व है। कितना? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है। कितना है? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है। और उत्तर वैदिक काल की मैं बात करूं तो ये 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व आता है इसका कालखंड। और ये डिवीजन कैसे हुआ है ध्यान रखना। 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद की रचना हुई है। किसकी है? ऋग्वेद की रचना हुई है इस कालखंड में केवल है, ठीक है। इसलिए इस काल को क्या है? ऋग्वैदिक काल माना गया है। इसका जो डिवीजन है, ये जो काल डिवीजन है उसके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो 1000 यानी 1000 ईसा पूर्व का जो लाइन है, इसके पीछे राज ये है क्योंकि यहां पर लोहे का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। किसका? लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ है। और यहां पर एक साक्ष्य मिलता है अतरंजी खेड़ा। कहां पर? अतरंजी जो खेड़ा है वर्तमान में ये एटा जिले में है। कहां पर है? एटा जिले में है। मेरे गांव से मात्र 7 या 8 किलोमीटर ये दूर होगा। और सबसे पहले लोहे के जो साक्ष्य हैं हल में वो आपके अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। और यही 1000 ईसा पूर्व की जो लाइन है, लोहे की जो प्राप्ति है, इस कालखंड को दो भागों में बांट देती है। अर्थात उत्तर वैदिक काल में आपका लोहे का प्रयोग हुआ है जबकि ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। और इसकी सीमा 1000 ईसा पूर्व लोहे के प्रयोग से संबंधित है। यह वैदिक सभ्यता का कालखंड है। अब हम इसका अध्ययन करेंगे कि ऋग्वेद कैसे, ऋग्वैदिक काल का क्यों उत्तर वैदिक काल का है। ऋग्वैदिक काल में देखिए जो वेदों की संख्या आपकी कितनी है? 4 है। और ये जो ऋग्वैदिक काल में तो केवल ऋग्वेद रचा गया है। और उत्तर वैदिक की बात करें तो यहां पर यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद के बाद आपका सामवेद आता है। और तीसरे नंबर पे जो चौथे नंबर पे जो आता है वो अथर्ववेद आता है, ठीक है। क्या कहता है मैंने आपको? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं और ऋग्वैदिक काल की आपकी ऋग्वेद है। तो इस तरह से मैंने पहली बार में आपको बताया कि वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है। अब कौन लोग इसके निर्माता हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो वैदिक जो सभ्यता है, ठीक है, वैदिक जो सभ्यता है इसके जो निर्माता माने गए हैं वो माने गए हैं आर्य माने गए। कौन माने गए? आर्य। तो जो आर्य जो है, आर्य शब्द क्या है? आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कुलीन। क्या होता है? कुलीन होता है। या आता है, आप यहां पर श्रेष्ठ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उच्च कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य शब्द का ये अर्थ होता है। और आर्य ये किस भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका भाषा का है? संस्कृत भाषा का ये शब्द है।
इस शब्द का पहली बार प्रयोग बात करें तो इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग है वो मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मूलर ने 1853 में किया था। कब? 1853 में इस शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने ये बताया कि ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में जो आर्य शब्द है वो 33 बार आया है। कितनी बार आया है? ये कहते हैं कि ऋग्वेद में जो आर्य शब्द है वो 33 बार आया है और जो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता हैं वो कौन है? आर्य हैं। ठीक है, यहां से तो क्वेश्चन ये हो गया। अब बात है ये आर्य थे और ये सभ्यता कैसी थी। हम सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो क्या है? वो आपकी नगरीय सभ्यता है, जबकि जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है। तो दो लक्षण की हम बात कर लेते हैं। तो प्रमुख कि जो वैदिक जो सभ्यता है, कौन सी? वैदिक जो सभ्यता है वो कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। पहली बात तो ये आ गई। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आया ग्रामीण सभ्यता के बाद में ये है, इसका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, यानी परिवार का मुखिया अब पुरुष हो गया था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार की मुखिया या जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। तो दो लक्षण बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। पहला ये कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है और मात्र सत्तात्मक है। इसके उल्टे वैदिक सभ्यता जो है वो कैसी है? वो आपकी ग्रामीण सभ्यता है और आपकी पितृ सत्तात्मक सत्ता है। तो जो आपका जो इसके निर्माता कौन है? आर्य है। और आर्यों की जो भाषा है वो क्या है? आपकी संस्कृत है। कौन सी है? ये भाषा क्या है? संस्कृत है। ये इसके निर्माता माने गए हैं। लेकिन अगर बात करें प्रजाति की है तो एक प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप में वो सबसे बाद में आई है, वो है नार्डिक। तो नार्डिक की जो प्रजाति है उसका संबंध आर्यों से जुड़ा जाता है कि जो आर्य थे, जो बाहर से आए थे, वो नार्डिक प्रजाति के लोग थे। ठीक है, तो इस तरह से ये अवधारणा आपकी इतिहास में प्रूव्ड हो चुकी है और यही जब आप पूछा जाएगा कि आर्य किस प्रजाति के थे तो आप क्या लगाएंगे? नॉर्डिक लगाएंगे। अब ये आर्य कहां से आए? इसके लिए दो मत हैं, एक तो है स्वदेशी मत और एक है आपका विदेशी मत कि आर्य विदेश से आए थे, यानी बाहर से भारत में आए थे। और बहुत से लोग विद्वान हैं वो कहते हैं कि नहीं, आर्य यहीं के निवासी थे और क्रमिक रूप से उन्होंने अपना विकास किया था और इस सभ्यता का भी क्या किया? निर्माण किया है। अब हम अध्ययन देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से कि आर्य कहाँ के निवासी हैं। आप कॉपी लीजिए और डायग्राम बनाइए ताकि मेंस जब आप लिखेंगे पीसीएस का तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप आरओ बीओ दे रहे हैं तो आपका इसी से काम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपना प्यारा सा भारत बनाते हैं और भारत हमारा जो प्यारा सा देश है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश पर क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। तो हमको तो है ही है, आपको भी होगा, होना भी चाहिए। इसमें दो प्रकार के मत बताए मैंने आपको, स्वदेशी और आपके विदेशी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वदेशी मत की है। तो स्वदेशी वाले कौन लोग हैं? ठीक है, स्वदेशी मानने वाले कौन लोग हैं? पहली बात है तो यहां हम पहला देखेंगे, ये जो आपका जो पोर्शन है ये आपका ये जो है ये आपका है कश्मीर। ठीक है, और कश्मीर के जो तो एलडी कल, कौन? एलडी कल कहते हैं कि जो आर्य थे वो कहां के निवासी हैं? कश्मीर के निवासी हैं। क्या बताया? एलडी कल ने बताया कि जो आर्य है वो कश्मीर के निवासी हैं। अब यह जो आपका पंजाब कुरुक्षेत्र वाला इलाका है, पंजाब कुरुक्षेत्र है, इसे वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? इसे वैदिक साहित्य में ब्रह्मावर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त कहा गया है। और इसके जो नीचे गंगा और यमुना का जो दुआब है, ठीक है, इसे कहा गया है ब्रह्म ऋषि प्रदेश। क्या कहा है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ठीक है, तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश के मानने वाले हैं पंडित गंगानाथ झा। कौन कहते हैं कि आर्य इस जो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है ब्रह्म ऋषि प्रदेश है, वहां के निवासी आर्य हैं और ये बात मानते हैं पंडित गंगानाथ झा। अब देखो, ये जो आपकी सिंधु नदी है और ये लद्दाख और कश्मीर से होती हुई और कहां गिरेगी? ये अरब सागर में ये गिर जाती है। क्या जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। और ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। कौन सी? सिंधु है। और इसका जो पूरा जो इलाका है ये है सप्त सैंधव।
कौन सा इलाका है? सप्त जो सैंधव इलाका है। और यहां पर दो लोग कौन कौन से? संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास। ठीक है, ये कहते हैं, अविनाश चंद्र की पुस्तक है ऋग्वैदिक इंडिया। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि जो आर्य हैं वो सप्त सैंधव के निवासी हैं, यानी सप्त सैंधव के जो आर्य का जो मूल स्थान है वो सप्त सैंधव है। तो आपका कौन कौन से? संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र ये कहते हैं सप्त सैंधव के हैं, जबकि ब्रह्मर्षि प्रदेश के पंडित गंगानाथ झा बोलते हैं। एल.डी. कल्ल कहते हैं ये कश्मीर के निवासी हैं। और अरब सागर ठीक है। अब देखिए यहां हम देखेंगे थोड़ा, ये जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और ये आपका हिमालय है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र था, ठीक है, ये इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है इसे बोलते थे मध्य देश। मध्य देश किसके बीच का है? ये हिमालय का। ठीक है, और दूसरी जो इसकी दक्षिणी सीमा थी वो थी विंध्याचल। और इसके बीच जो आर्य रहते थे, और ये बात कहते हैं कौन है? राजबली पांडे। क्या कहते हैं? राजबली पांडे कहते हैं कि भैया देखो, जो मध्य देश के जो निवासी हैं वो है आर्य। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये बताया कि आर्य के स्वदेशी मत मानने वाले लोगों का समूह है, जो ये मानते हैं कि आर्य कहाँ के निवासी हैं? भारत के निवासी हैं। इसी में एक और हैं डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर भी क्या कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो आर्य हैं वो भारत के ही निवासी हैं। ध्यान रखना, ये बात पूछ ले कि संविधान सभा के किस व्यक्ति ने कहा कि आर्य भारत के निवासी हैं, तो यहाँ पर दो लोगों का कथन आता है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो कहते हैं कि ये आर्य विदेश से आए हैं। इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि नहीं, आर्य भारत के ही निवासी हैं। इस तरह से आपने जो स्वदेशी मत है उसको समझा होगा। अब देखते हैं विदेशी मत की बात कर लेते हैं। तो यही हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा सा छोटा इसलिए बनाऊंगा ताकि आपको मुझे वर्ल्ड का मैप कवर करना है। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां सबसे पहले ये अफगानिस्तान का इलाका है। कैसा है? अफगानिस्तान। और यहां पर एक देवका नदी बहती है। कौन सी? देवका नदी बहती है। तो जो देवका जो क्षेत्र है, ठीक है, तो डीएस त्रिवेदी कहते हैं कि आर्य कहां के निवासी थे? इस देवका क्षेत्र के निवासी थे। यहां पर आपका तिब्बत का क्षेत्र है। और सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने लिखी है। ठीक है, और इसमें वो कहते हैं कि वो जो आर्य हैं वो कहां के निवासी हैं? तिब्बत के निवासी हैं। अब यहां पर है आपका आर्कटिक क्षेत्र। कौन सा है? आर्कटिक क्षेत्र है। ठीक है, या इसे कहिए उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं, कौन? बाल गंगाधर जो तिलक है वो कहते हैं कि जो आर्य हैं, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश के निवासी हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। ठीक है, ये पुस्तक जो इंग्लिश में लिखी हुई है वो किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। हालांकि ये कहते हैं कि जो उषा जो प्रदेश है, 6 महीने की रात 6 महीने का दिन तो है वो केवल आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव पे होता है। इसलिए जो आर्य है वो कहाँ के? आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं। इस बात को मानने वाले कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं कि ये जो आर्य हैं वो आपके पश्चिमी एशिया से आए हैं, अर्थात इनका जो उद्गम है वो भारत की सीमा से बाहर है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्या कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इन्हें क्या मानते हैं? विदेशी से मानते हैं आर्यों को। ठीक है, ये तो हमारे इंडिया के लोग हो गए। ठीक है, लेकिन अब आता है मध्य एशिया। तो मध्य एशिया के जो आर्य निवासी हैं, हालांकि सर्वमान्य मत भी है कि आर्य मध्य एशिया के ही निवासी थे। तो मध्य एशिया में बैक्टीरिया क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा है? बैक्टीरिया जो क्षेत्र है, और यहाँ के आर्य निवासी थे। इस बात को लोग मानते हैं, दो लोग। एक तो है जेसी रोड्स,
ठीक है। और जो दूसरे हैं वो हैं मैक्स मूलर। कौन है? जो मैक्स मूलर और जेटी रोड्स है वो ये मानते हैं कि जो मध्य एशिया के क्या थे? आर्य निवासी थे। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गया उन्होंने कि मध्य एशिया के कौन निवासी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसको विदेश का मानते हैं। आर्कटिक क्षेत्र का कौन मानते हैं? बाल गंगाधर तिलक मानते हैं। और देवका नदी का जो अफगानिस्तान का जो देवका प्रदेश है वो मानते हैं DS त्रिवेदी। और तिब्बत के मानते हैं सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती। उसके अलावा की अब बात करें तो यहां पर यूराल पर्वत है। कौन सा है? यूराल पर्वत। ठीक है, और यूराल पर्वत का के जो इलाका है तो इसको मानते हैं ब्रॉडेन। कौन? ब्रॉडेनस्टाइन ये मानते हैं कि जो आर्य हैं वो यूराल पर्वत के दक्षिणी भाग में ये रहते थे। साथ ही पेनका तथा हर्ट, पेनका प्लस हर्ट ये दो मानते हैं कि पेनका और हर्ट का मानना है कि आर्य हैं वो जर्मनी के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं? जर्मनी के निवासी हैं। साथ ही आपके जो गार्डन चाइल्ड, ठीक है, और नेहरिंग, कौन? नेहरिंग ये मानते हैं कि जो दक्षिणी रूस रहा है, और दक्षिणी रूस यानी वर्तमान में यूक्रेन, ठीक है, यहां के कौन निवासी हैं? आर्य यहां के निवासी हैं। जबकि गाइल्स महोदय कहते हैं कि ये डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र है। डेन्यूब नदी घाटी जो है वहां के निवासी हैं, अर्थात ये हंगरी के निवासी हैं। तो इस तरह से पेनका हर्ट कहते हैं जर्मनी के हैं, गार्डन चाइल्ड कहते हैं और नेहरिंग कहते हैं दक्षिणी रूस के हैं, और गाइल्स महोदय कहते हैं कि ये डेन्यूब नदी घाटी के रहने वाले हैं। लेकिन इसमें एक और, एडवर्ड मेयर, ठीक है, ये जो इलाका था ये जो है पामीर का पठार है। कौन सा है? पामीर का पठार। ठीक है, पामीर का जो पठार है इसको मानते हैं एडवर्ड मेयर। कौन है? एडवर्ड मेयर। ठीक है, तो एडवर्ड मेयर ने कहा कि आर्य जो है वो कहां के निवासी हैं? पामीर के पठार के निवासी हैं। इस तरह से मैंने आपको आर्यों का क्षेत्र बताया कि आर्य कहां से आए और इसमें विभिन्न विद्वानों का क्या कथन है। अब अगले जो सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रसार कैसे हुआ और उत्तर वैदिक काल में कैसे प्रसार हुआ है। फिर इसके बाद दोनों का अलग अलग हम डिवीजन करेंगे, ऋग्वैदिक काल का अलग अध्ययन करेंगे और उत्तर वैदिक काल का अलग अध्ययन करेंगे। इसके 5 वीडियो रहेंगे आपके। 5 वीडियो के माध्यम से आप पूरी वैदिक सभ्यता को समझ लेंगे और फिर हम प्री और मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे।